गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग भाग 3 पर डिस्कस करेंगे। हमने ठीक है आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत का 2 भाग आपको अपलोड कर दिया है। आज हम सभी लोग भाग 3 पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम सभी लोग पहले और दूसरे भाग में ये जान चुके हैं कि आनुवंशिकता ठीक है आनुवंशिकी और विभिन्नता क्या है। और दूसरे भाग में मैंने आपको ये बताया था कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या होती है, यानी आनुवंशिकता का इतिहास क्या है। इसी प्रकार आज का जो भाग हम बना रहे हैं इसमें हम आपको मेंडल्स के बारे में जो 1 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ उनसे संबंधित प्रभाविता के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में जानते हैं और फिर हम मेंडल का नियम पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा मैं अवगत कर देता हूं पहले से ही। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या अगर आप अपनी लाइफ में जब तक भी बायोलॉजी पढ़े और जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडल का नियम बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हमें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही अगर देखें तो इसको सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और यह वीडियो क्लास 12 के अलावा क्लास 10th के लिए भी बहुउपयोगी होगा, जिसमें आप मेंडल के नियमों के बारे में जान पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले मेंडल्स के बारे में जान लेते हैं। इनसे भी 1 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे मेंडल्स कौन थे। इनका ठीक है शॉर्ट नाम मेंडल है, परंतु इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। पहली बात, इनका पूरा नाम 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इनका जन्म 22 जुलाई ठीक है 1822 को ऑस्ट्रिया कंट्री के ब्रून शहर में हुआ था। दोबारा सुनेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। इन्होंने ब्रून यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और मैथ के बारे में अध्ययन किया और वहीं पर इन्होंने अपने कंप्लीट जेनेटिक्स के रूल को बनाने के लिए मटर कुल के पादप पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने मटर उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइबम है, इस पाइसम सटाइबम के ऊपर लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन किया और यह अध्ययन इनका स्वतः अध्ययन था। उसके बाद इन्होंने 8 फरवरी 1965 को आनुवंशिकता के सिद्धांत को एक विशेष प्रोग्राम में भी लॉन्च किया तथा उसी दौरान इन्होंने 8 फरवरी 1965 को आनुवंशिकता के नियम को एक मैगनीज, जो ब्रून शहर की एक पॉपुलर मैगनीज थी, उस मैगनीज का नाम था द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस मैगनीज में इन्होंने प्रकाशित कराया। उसके बाद में कुछ समय बाद 6 जनवरी 1884 को इनका निधन हो जाता है। इनके साथ दुर्भाग्य ये हुआ, मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया था, जो हमने कल के लेक्चर हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में आपको समझाया है कि मेंडल ने जो कार्य पहले कर दिया कि जीन या कारक किसी भी आनुवंशिकी की इकाई है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाती है, वह कार्य जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की, गुणसूत्र की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की, उसके बाद सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके बाद ये पता चला कि डीएनए के अंदर कारक या जीन होती है जो आनुवंशिकी की इकाई होती है। इनके साथ दुर्भाग्य क्या हुआ वही थोड़ा जान लेते हैं। मेंडल ने इतना बड़ा कार्य तो किया, लेकिन उस समय डार्विन और लैमार्क की दृष्टि के कारण मेंडल की तरफ किसी भी वैज्ञानिकों की दृष्टि नहीं गई थी। जब बाद में शर्मा, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी ब्रिज ने लाके अपनी थ्योरियां प्रतिपादित की, तो ये पता चला कि उनकी थ्योरी मेंडल के थ्योरी से जुड़ रही है और मेंडल ने उससे बड़ा कार्य करके पहले ही बता दिया था कि कारक या जीन ही आनुवंशिकी की इकाई होती है। इसके बाद मरणोपरांत मेंडल को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो ये हमने मेंडल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। मैं फटाफट बोल देता हूं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। इन्होंने ब्रून यूनिवर्सिटी में प्राकृतिक विज्ञान और मैथ की स्टडी की। इन्होंने ठीक है उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइबम है, इस पर 7 सालों तक गहरा अध्ययन किया और इन्होंने 1965 में 8 फरवरी को ठीक है अपने मेंडल्स के नियम या आनुवंशिकता के नियम को एक विशेष प्रकार की मैगनीज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम 2 बार पूछी जा चुकी है। इस मैगनीज का नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून पर प्रकाशित कराया और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है। अब हम मेंडल्स के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडल का नियम या इसे हम आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। मेंडल के नियम में ठीक है मुख्य रूप से हमें 3 नियम को पढ़ना है। मेंडल ने अपने प्रयोग में आनुवंशिकता के 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरे नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, जबकि तीसरा नियम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इन तीनों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोबारा सुन लेंगे। मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के लिए बनाया गया 3 नियम प्रतिपादित है, जिसमें पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम है, जबकि तीसरे नियम को हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं।
प्रभाविता का नियम ये टोटली बेस्ड है एक संकर संकरण के ऊपर, यानी ये मुख्य रूप से एक संकर संकरण जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी प्रभाविता का नियम पूर्ण रूप से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करता है। जबकि पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये मुख्य रूप से द्विसंकर संकरण यानी ये मुख्य रूप से डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इन तीनों नियमों को पढ़ने के पहले मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर हम तीनों नियमों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उसके पहले मेंडल के सफलता के लिए 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन क्या हुआ था, यानी मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया जो 7 सालों तक मटर के पौधों पर अपना एक एक निष्कर्ष निकालते गए, उन्होंने मेंडल के द्वारा जब इस प्रयोग में जो मटर का पौधा लिया गया था उसके 7 विपर्यासी लक्षण क्या है जिसके कारण मेंडल को सफलता मिली, हम उसको सबसे पहले जान लेते हैं और फिर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले मेंडल के लिए 7 विपर्यासी लक्षणों के चयन के बारे में जानेंगे। हम सभी लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मेंडल्स के द्वारा जो 7 विपर्यासी लक्षण लिए गए थे, विपर्यासी मतलब क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मेंडल ने मटर कुल के पादप पर जब अपने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए, तो कुछ ऐसे लक्षणों का चुनाव किया जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे और बायोलॉजी की भाषा में या बॉटनी की भाषा में इसी को विपर्यासी कहा गया है, यानी वो दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बाल काला है तो दूसरे का सफेद हो, दिस इज द विपर्यासी लक्षण। इसी प्रकार अगर हमारी आंखें छोटी हैं और दूसरे की बड़ी हो तो ये विपर्यासी लक्षण हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार हमारा कद छोटा हो दूसरे का बड़ा हो तो ये विपर्यासी लक्षण हो जाएंगे। तो मेनी कैरेक्टर्स मेंडल्स ने लिए और वो कैरेक्टर 7 चुनाव किए और 7 कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। आइए हम ये जान लेते हैं कि वो 7 लक्षण कौन से हैं और ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी आपको मेंडल्स के नियम समझ में आएंगे और इनसे भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मेंडल ने ठीक है फर्स्ट कैरेक्टर जो लिया था दिस इज द सीड कलर, यानी उन्होंने सीड कलर मतलब मटर के सीड का बीज के रंग का लक्षण लिया और जिसमें उन्होंने डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण लिया। ऐसे मटर के पौधे जिनका बीज पीले रंग का येलो कलर का होता था वह प्रभावी लक्षण लिया और ऐसे मटर के पौधे जो ग्रीन कलर के होते थे, हरे रंग के होते थे, उन मटर के पौधे के उन बीजों को अप्रभावी लिया। दोबारा सुनेंगे, मेंडल ने मटर कुल के पादप का पहला लक्षण बीज का कलर लिया, अगर वो पीले थे तो प्रभावी, अगर वो हरे थे तो अप्रभावी लक्षण बताया। इसी प्रकार मेंडल ने सीड्स के कलर के अलावा ठीक है सीड का शेप लिया, यानी आप देखते होंगे मटर की बहुत सारे प्रकार की स्पीशीज आप देखते हैं, तो मटर में जो दाने हैं अगर वो राउंडेड हैं, गोल हैं तो वो प्रभावी हैं और अगर वो रिंकल्ड झुर्रीदार सिकुड़े सिकुड़े हैं तो वो अप्रभावी है। पहला मटर के दानों का रंग तो अगर पीला है तो प्रभावी, हरा है तो अप्रभावी, अगर वे दाने गोल है तो प्रभावी, अगर झुर्रीदार हैं, रिंकल्ड हैं तो अप्रभावी है। इस प्रकार मेंडल ने फ्लावर का कलर देखा, आपने मटर के अनेक प्रकार के कलरों के बारे में देखा होगा मटर के फूल के, तो उन्होंने फ्लावर कलर को देखा, अगर वो पर्पल बैंगनी है और अगर वो व्हाइट है, अगर व्हाइट पर्पल बैंगनी है तो प्रभावी कैरेक्टर था और अगर उनका रंग या कलर व्हाइट है तो यह अप्रभावी लक्षण था। यानी पहला लिया कलर सीड कलर, दूसरा लिया सीड का शेप, तीसरा लिया उन्होंने फ्लावर का कलर और चौथा लिया पॉड का कलर। पॉड मींस जिसे आपकी भाषा में फली कहे, गांव की भाषा में छीमी कहे, जिनसे हम मटर के दाने निकालते हैं, दिस इज पॉड या इसे लेग्यूम भी कहा जाता है, दिस इज टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट होते हैं। तो उनको उन्होंने देखा कि अगर छीमी या पॉड का रंग ग्रीन कलर का है, हरा है तो वो प्रभावी है और अगर वो पीला है तो अप्रभावी है। इसके बाद मेंडल ने पॉड का शेप लिया, इनका 5वां लक्षण था, यानी इसी पॉड या फलियों का आकार कैसा है, अगर वो फ्लैटेड है यानी फूला फूला है तो प्रभावी है और अगर कॉन्ट्रिक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है तो अप्रभावी है। इसके बाद उन्होंने फ्लावर पोजीशन लिया, दिस इज एक्सियल एंड टर्मिनल, अगर उनमें से मैक्सिमम फ्लावर का जो एंड है गाइनोसियम के लोअर पार्ट से अरेंज करता है तो टर्मिनल होगा और अगर फ्लावर के निचले पार्ट्स की जगह ऊपरी पार्ट से अरेंज करता है तो एक्सियल होगा। ये इनके ठीक है 5 मुख्य लक्षण, 6 मुख्य लक्षण हुए। 7वां लक्षण इन्होंने लिया जो सबसे पॉपुलर था और हम इसको एक संकर संकरण में ही पढ़ेंगे। 7वां लक्षण इन्होंने लिया था फ्लावर का ठीक है आकार, एक लिया था डोमिनेंट कैरेक्टर में तो फ्लावर डार्क यानी बौना होता था, आकार में छोटा होता था और दूसरा लिया था लॉन्ग जिसमें फ्लावर का
पूरे प्लांट का जो आकार है वो ठीक है बड़ा होता था, यानी ये रिसेसिव है। दोबारा सुनेंगे, मेंडल ने जो प्लांट का चुनाव किया, अगर वो आकार में छोटा था तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। ये थोड़ा उल्टा हो गए हैं, अगर आकार में वो छोटा है तो रिसेसिव कैरेक्टर था, और अगर वो आकार में बड़ा है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। यानी अगर फ्लावर प्लांट का पार्ट्स लंबा है तो दिस इज डोमिनेंट, एंड अगर वो छोटा है तो दिस इज रिसेसिव। एक बार मैं सातों को रिवाइज करता हूं। पहला लक्षण सीड कलर, अगर येलो तो प्रभावी और अगर ग्रीन तो अप्रभावी। अगर सीड का शेप गोल तो प्रभावी, अगर झुर्रीदार तो अप्रभावी। अगर फ्लावर का कलर बैंगनी तो प्रभावी, अगर सफेद तो अप्रभावी। अगर फ्लावर का पोड का कलर ग्रीन तो प्रभावी, अगर येलो तो अप्रभावी। अगर पोड का शेप राउंडेड या सॉरी फ्लैटेड तो प्रभावी, अगर झुर्रीदार या कॉन्ट्रैक्टेड तो अप्रभावी। अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल तो प्रभावी, अगर टर्मिनल तो अप्रभावी। अगर प्लांट के आकार में लंबाई अधिक हो तो दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी अगर लंबा है लॉन्ग तो प्रभावी, और अगर डॉर्फ यानी बौना है तो अप्रभावी। तो ये मेंडल के 7 मुख्य विपर्यासी लक्षण हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक संकर संकरण पर डिस्कस करेंगे, साथ में हम उसके बाद द्विसंकर संकरण और मेंडल के सभी नियमों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, ठीक है। अपने मेहनत को लगातार बनाकर रखें। जाते जाते मेरे पास थोड़ा कम समय है लेकिन हम आपको बताकर जाएंगे, ठीक है। आपको 3 चीजें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो एक शब्द है जिसे आप अपने ब्रेन में रखेंगे। सबसे पहले, ठीक है, छोड़ो अतीत, यानी जो बीत गया उधर हम ना देखें, और दूसरा है छोड़ो भविष्य, भविष्य में क्या होने वाला है उसे भी हम ना देखें। छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, क्लियर, और वर्तमान पर कार्य करो, यानी जो कुछ हमें करना है हम केवल वर्तमान पर करते जाएं। छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, वर्तमान पर कार्य करो, क्योंकि वर्तमान पर कार्य करने से ही वर्तमान पर कार्य करो मतलब अगर हम वर्तमान को सब कुछ दे देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ, छोड़ो अतीत, छोड़ो भविष्य, वर्तमान पर कार्य करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। अगर आज का हम उपयोग करते हैं तो कल लगातार परिवर्तन आता चला जाएगा और आपके जीवन में बड़ी सफलता अर्जित हो जाएगी। धन्यवाद।